हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, आज हम हमारे टॉपिक सीरीज़ की जो इंडियन पॉलिटी की टॉपिक सीरीज़ है फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, वहाँ पर हम जो है हमारे तीसरी वीडियो आ गए जिसमें हम आज वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रेसिडेंट के ऊपर मैंने इसमें वीडियो बनाया था कि ये 2 पार्ट्स में लेक्चर डिवाइड है, 2 अलग-अलग वीडियोज़ में, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है हमारी वीडियो मिल जाएगी, आपको सेपरेट प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है। तो आज हम जो है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको पता है कंपटीशन के लिहाज से हर एक टॉपिक जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, तो हर एक टॉपिक को आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तरह लेके समझना चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 83 जो है सबसे पहले यहाँ पर ये बताता है कि देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। एक वाइस प्रेसिडेंट भारत का होगा, जैसे प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट को भारत का सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर रैंक सिटीजन कहा जाता है, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक जो होता है वो तो हमारा प्रेसिडेंट होता है, लेकिन दूसरा सर्वोच्च नागरिक प्रेसिडेंट के बाद जिसकी रैंकिंग में तुलना होती है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। बाकी वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर मैं बता दूं कि इलेक्शन के ऊपर किस तरह से इलेक्शन उसका चयन किस प्रकार होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जो है इसी तरह से इनडायरेक्ट मेथड से होता है, जो कि आपका प्रेसिडेंट का जिस तरह से होता है, यानी मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के हाउसेस के ही होते हैं इसमें मेंबर्स। लेकिन इसमें जो है आपने देखा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा तो होते ही हैं, लेकिन या उस प्रेसिडेंट में आपने देखा है कि मेंबर्स ऑफ विधानसभा जो है हर स्टेट की विधानसभा, क्योंकि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुडुचेरी इनकी विधानसभा जो होती है ये सब मिलके वोट करते हैं, लेकिन वहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर यूज़ नहीं होते, वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो है एमपीज़ जो होते हैं केवल पार्लियामेंट के ही यूज़ होते हैं, यानी एमएलएज़ का यहाँ पर यूज़ नहीं होता। यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो हैं मेंबर्स वो ही वोट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यहाँ पर भी जो है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम से ही वोटिंग होती है, जैसे कि वहाँ पर होती है प्रेसिडेंट के लिए, तो यहाँ पर भी सेम तरह से वोटिंग सिस्टम होती है। और यहाँ पर एमएलएज़ का रोल नहीं है, विधानसभा से कोई भी वोटिंग नहीं होती है। यहाँ पर आपको इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करनी जरूरी है कि विधानसभा के मेंबर्स इसमें वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। और इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी इंक्लूडिंग एमपीज़, वो भी जो हैं इसके लिए एलिजिबल होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट करने के लिए। इनको भी वोट करने की मंजूरी दी गई है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बिल्कुल वहाँ पर अलाउड नहीं होता है कि भाई, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उनका चयन करता है, जो कि वर्तमान प्रेसिडेंट होता है वही नॉमिनेट करता है। इसलिए इस वजह से जो है वर्तमान प्रेसिडेंट की को एक स्लाइटली एज मिल जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी 2 लोकसभा के और 12 राज्यसभा के, ये जो है वहाँ ये 14 मेंबर्स वहाँ नहीं करते नॉमिनेशन, लेकिन यहाँ पर करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो ये चीज़ आप, ये डिफरेंस है, इसको नोट कर रखिएगा। बाकी जो है सब कुछ सिमिलर ही होता है, लेकिन डिफरेंस जो होते हैं वो आपको नोट करने चाहिए, क्योंकि वही जो है ये चीज़ बनाती है। ये डिफरेंसेस जो है हमेशा एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, हमेशा कंपटीशन में एग्जाम्स के लिए, एग्जामिनर्स के लिए वो डिफरेंस को ही देख के क्वेश्चन बनाता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको नोट करनी जरूरी होती है, क्या डिफरेंस था उसमें और इसमें। क्वालिफिकेशंस की बात करें कि भाई क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक किसी भी कैंडिडेट के लिए, कि वो किस तरह से वो उम्मीदवार बन के वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बन के आ सकता है। एक तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत का सिटीजन होना जरूरी है, वो तो सभी में कॉमन चीज़ है, ये होना भी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है आपकी कि ये जो है 35 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम इसमें भी मांगी जाती है। 35 ईयर्स जो मिनिमम जो है इसमें एज की आपकी रिक्वायरमेंट मांगी जाती है पैरामीटर्स में। और यहाँ पर जो है आपको एक और डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि ये जो है पोजेस करना चाहिए क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा, यानी ये राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन को पोजेस करना जरूरी है, यानी एलिजिबल हो कि राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। ये नहीं कहा गया है कि ये राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, वो अलग बात है, नहीं होना चाहिए। वहाँ पर उसको फिर जो है जिस दिन से उसका चयन होता है उसके बाद जो है वो उसके बाद भले ही वहाँ से वो, क्योंकि उसका डायरेक्ट ये ऑफिस ऑफ चेयरमैन होता है। आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का, जो कि चीफ होता है। जैसे लोकसभा का हेड होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यहाँ पर जो है एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन होता है राज्यसभा में, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। तो इसलिए राज्यसभा का मेंबर होने की क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो राज्यसभा का मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन को पूरा ना कर पाया तो फिर राज्यसभा का हेड कैसे कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर राज्यसभा की मेंबरशिप होनी जरूरी है। आपने प्रेसिडेंट में देखा था कि वहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि वो लोकसभा का मेंबर होने की उसको क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। और बाकी फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पता है कि शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आपने देखा लाभ का पद, किसी भी तरह का लाभ का पद जो है
वो भी होल्ड नहीं करना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपको बता दिया था इसके बारे में। जिसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में नहीं पता है तो पिछली वीडियो में जो हमारी प्रेसिडेंट की फर्स्ट लेक्चर वाली वीडियो थी वहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेनेशन दिया है और वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, आपको पता है किस तरह से नॉमिनेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पर फिर कि नॉमिनेशन कैसे होता है एक वाइस प्रेसिडेंट का। तो उस चीज़ पर भी आपको गौर करना जरूरी है। तो सबसे पहले नॉमिनेशन के लिए आपका प्रस्ताव भेजा जाता है कि भाई कोई भी कैंडिडेट कैसे नॉमिनेट किया जाए वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ पर जो है मिनिमम 20 लोग जो हैं वो इस प्रस्ताव को लेकर आएँ, यानी एज एन इलेक्टर जो कि एक प्रस्ताव रखते हैं कि भाई हम इस व्यक्ति को ये और ये, चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल हो, जो भी व्यक्ति हो, श्रीमान श्रीमती जो भी हैं, इनको हम जो है ये प्रस्ताव रख रहे हैं आपके सामने। जो भी उस हाउस का हेड है लोकसभा या राज्यसभा का, तो वहाँ पर जो है तो प्रस्ताव रखते हैं। मिनिमम 20 लोग होने चाहिए जो उसको प्रस्ताव को रखेंगे, और फिर 20 लोग जो है मिनिमम उस पर प्रस्ताव पर अपना सहमति भी देंगे। तो प्रपोज़ल अपना मैटर करेंगे सामने कि भाई 20 लोगों ने तो उस प्रस्ताव को रखा और मिनिमम 20 लोग जो है उस प्रस्ताव पे सहमति दें अपनी आगे। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि तब जाके उस कैंडिडेट को लोकसभा आपके वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए उसको आगे रखा जाता है। उसको बाकायदा टिकट मिलता है कि अब आप जाके वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सको। लेकिन यहाँ तक नहीं बात हुई, आगे जब है ये दोनों हाउसेस से पास होना, उसके बाद मेजोरिटी होती है जिस तरह से प्रेसिडेंट के लिए होती थी, सेम मेजोरिटी जो है इफेक्टिव मेजोरिटी 2/3 की, वहाँ से दोनों से पास होकर फिर जो है वो नॉमिनेशन के लिए जाता है। तो इस तरह से रखा जाता है। और इसमें जो है कोई भी जो भी कैंडिडेट जो है इस चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसको पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है 15,000 की, जो कि बाद में रिफंडेबल होती है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसे आरबीआई में डिपॉजिट करनी होती है। तो ये इसमें होता है इम्पोर्टेंट इसके लिए। और बाकी बात आती है ओथ की। तो ओथ जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही आपको ओथ दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट के सामने, मतलब उनकी निगरानी में ये ओथ ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस लाते हैं, लेकिन जो है एडमिनिस्ट्रेट को प्रेसिडेंट ही करता है। तो या फिर प्रेसिडेंट की जगह कोई भी और पर्सन हो सकता है जो उसके बिहाफ में, प्रेसिडेंट के बिहाफ में बैठा हो वहाँ पर, उसकी देखरेख में ये ओथ ली जाएगी वाइस प्रेसिडेंट की। इस तरह से ली जाती है। आप बाकी टर्म ऑफ ऑफिस की बात करेंगे, कितने समय क्या टर्म होता है, तो ये तो आपको पता ही है कि 5 साल का टर्म, 5 साल का जो है कार्यकाल होता है। वाइस प्रेसिडेंट का भी मिनिमम 5 साल का होता है जिस दिन से उसने अपना ऑफिस ज्वाइन किया, तो वहाँ से 5 साल गिने जाते हैं उसके। जब से उसका पहला दिन रहा चयन होने के बाद वो अपने गद्दी संभालता है वाइस प्रेसिडेंट की, ऑफिशियली वाइस प्रेसिडेंट कहलाता है। तो उस दिन से अपना रेजिग्नेशन लेटर आपको पता है कि किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। ओथ प्रेसिडेंट दिलाएगा, तो रेजिग्नेशन लेटर भी प्रेसिडेंट को ही देगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रेजिग्नेशन लेटर किस देता है और ओथ किससे लेता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ये पूछ लेता है आपको एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रिमूवल का सिस्टम क्या है? आपने देखा प्रेसिडेंट के लिए, यार सर प्रेसिडेंट के लिए तो आपका इम्पीचमेंट है, क्या प्रेसिडेंट के लिए भी रिमूवल में इम्पीचमेंट आता है? नहीं, मैंने आपको पहले बता रखा था प्रेसिडेंट वाली वीडियो में कि इम्पीचमेंट प्रोसेस स्पेशली हमारे प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए ये प्रोसेस बनाया गया है, ये बाकी और किसी के लिए नहीं है इम्पीचमेंट प्रोसेस। यहाँ पर जो है इसमें नॉर्मल जो होता है रिमूवल होता है, जिसमें राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होता है और जिसमें 2/3 की इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ जो है लोग यहाँ पर अपना प्रस्ताव देते हैं वहाँ पर, और फिर 2/3 लोग जो होते हैं राज्यसभा के, उनकी मेजोरिटी चाहिए होती है राज्यसभा में। जब वो मेजोरिटी पूरी हो जाती है तो फिर 14 दिन का नोटिस जो है वो भेज दिया जाता है आपके वाइस प्रेसिडेंट को, जिसमें वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आपसे जो भी उस पर दाग लगाए गए हैं, जो भी उसको किसी तरह के उस पर जिस भी ड्यूटी से या किसी भी आपको किसी भी दोषों से पाया गया है, दोष आरोपण किया गया आप पे, उस दोष के लिए आपके अपने एक वकील हायर कर सकते हैं उसमें। और उसके बाद जो है वो 14 दिनों के दौरान जो है जो भी अपना काम कर सकता है वहाँ पर कर लेता है। वो नोट उसमें अपने जो भी अपने डिफेंस के लिए डिफेंसी के लिए जो भी अपने एविडेंस लेके आ सकता है वो सामने प्रस्ताव भी कर सकता है, अपना वकील भी हायर कर सकता है। उसके बाद जो है लोकसभा में जाने के बाद, ये राज्यसभा में जाने के बाद ये लोकसभा में जाता है, क्योंकि राज्यसभा में पहले ये पास होता है यहाँ पर, फिर ये लोकसभा में पास होता है। जाके लोकसभा में जो है वही मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी 2/3, और उसके बाद जो है इसको स्पीकर जो है वहाँ पर भी साइन करके पारित करता है वहाँ से भी इस प्रस्ताव को। और ऐसे में जो है वो जिस भी ग्राउंड्स के अंडर गिल्टी पाया गया उसको उससे वहाँ से उस ग्राउंड्स के तहत और उस रूल्स के तहत जो है वाइस प्रेसिडेंट को आपकी गद्दी से हटा दिया जाता है। तो इस तरह से वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है। तो आपने देखा है कि
प्रेसिडेंट में तो आपका इम्पीचमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो इफेक्टिव मेजोरिटी चलती है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट थोड़ा अलग प्रोसेस होता है, थोड़ा सा वहाँ से फ़र्क आता ही है फिर भी। बाकी अगर आप तो कभी आपके पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट का, जी सर वाइस प्रेसिडेंट का जैसे कभी चाहे प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, तो हमने है कि भैया मान लो 5 साल से पहले किसी वाइस प्रेसिडेंट का की वैकेंसी जो है खाली हो जाती है, किसी भी कारण से, आपका डेथ से हो सकता है या किसी अर्जेंट रेजिग्नेशन से हो सकता है या फिर किसी तरह का मेडिकल इलनेस हो सकती है, किसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता है, तो उसको वैकेंसी को जल्दी जल्दी फिल करने के लिए जो है आपका नया वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है, तो ताकि वो जल्दी जल्दी वैकेंसी फिल हो सके। या फिर तब तक के लिए जो है चीफ जस्टिस जो है उस वैकेंसी को फिल करके चलता है, जब तक कि एक्सीडेंटल फॉर्म में जो है वो बनाया जाता है। यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं। अब यहाँ पर पावर्स एंड फंक्शंस की बात आ जाती है। वाइस प्रेसिडेंट के पावर और फंक्शन किस तरह से, यहाँ पर क्या क्या पावर्स वाइस प्रेसिडेंट के पास हैं, कौन कौन से फंक्शंस वो इस्तेमाल करता है। आपको पता है कि ही इज़ एन एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो है वो राज्यसभा का होता है, ये आप लोगों को पता ही है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सबको पता होगा। और नहीं पता है तो आपको जान लेना चाहिए कि ही इज़ द ई एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो कि हेड होता है राज्यसभा का। और लेकिन ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ये राज्यसभा का मेंबर नहीं माना जाता है। भले ही राज्यसभा का हेड है, लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं है, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी पर नहीं है, इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट के ही अपने दायरे में ही रहेगा, तो उसका मेंबर नहीं माना जाएगा। इसलिए कोई वोट भी नहीं कर सकता, अगर मेंबर है तो किसी बिल पे वोट नहीं कर सकता। वोट करने का अधिकार नहीं, सिर्फ इसका एज एन एड की तरह जो है, जो भी बिल में मेजोरिटी में जब पास हो जाता है तो वहाँ पर जो है अपना एक तरह से ऑफिशियल अपनी मंजूरी देता है साइन करके उस बिल पर, बाकी और कुछ नहीं करता। बस सिवाय कि जब यहाँ पर कभी भी इक्वलिटी ऑफ वोट्स आ जाए। इक्वलिटी ऑफ वोट्स का मतलब है कि आप जैसे किसी बिल के ऊपर जो है राज्यसभा में पास होना था भाई, मान लीजिए जैसे राज्यसभा में 250 मेंबर है, तो 125 बराबर हो गया। अब जो है पूरी तरह से मेजोरिटी मिल नहीं पा रही, तो किसकी तरफ हो, तो जहाँ पर इक्वल वोट्स हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है एक गोल्डन वोट जिसे हम कहते हैं, जो कि फाइनल वोट होता है, उसको देने का अधिकार तब वहाँ पर जो है आपके एक्स ऑफिसर चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट साहब के पास आ जाती है। फिर वो पावर, फिर वो जिस भी चाहे उस बिल के फेवर में दे या अगेंस्ट में दे, फिर वो डिसाइड करता है वो आखिरी वोट से, तो वो फाइनल जो होता है वो फाइनल कह सकते हैं नेल इन द कॉफिन होता है उसका वोट। और उसके बाद जो है इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी वोटिंग का रोल नहीं निभा सकता। इस तरह से आपको किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स के ऊपर। और जैसा कि आपको पता है, जब प्रेसिडेंट की जब सीट खाली रहती है, जब प्रेसिडेंट भी जिस तरह से ऑफिस वेकेंट रहता है, तो तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो होता है आपका, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। आपको पता है कि वो अब जो है वो प्रेसिडेंट की गद्दी पर होता है, जब तक के लिए नया प्रेसिडेंट का चुनाव ना हो जाए, हमारा नया प्रेसिडेंट चुन के ना आ जाए वोटिंग के द्वारा, जो भी एमएलए और एमपी से होती है वोटिंग। तो उस दौरान क्या क्या दायरे और क्या क्या पावर्स होते हैं उसकी, तो उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे कि अब वो जो है जब तक वो क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर में है, तो वो राज्यसभा का चेयरमैन के रूप में नहीं रह सकता। भले ही वो उसके चेयरमैन के माना जाएगा, लेकिन वो राज्यसभा की चेयरमैन की ड्यूटीज़ भले ही उसके पावर में रहेंगी, लेकिन वो राज्यसभा की सदन में जो है वहाँ पर जाके वो अपनी कार्रवाई नहीं कर सकता। जिस तरह से नॉर्मली सदन पे आता है, रोज़ सेशन की प्रोसीड करता है, आगे स्टार्ट करता है, लेकिन वो चीज़ नहीं करेगा उस दौरान। और जो है सैलरी भी जो है उसको, जब तक वो इस प्रेसिडेंट के एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट के रूप में प्रेसिडेंट की पावर्स को संभाल रहा है और प्रेसिडेंट के ऑफिस को भी वो संभाल रहा है, तो सैलरी भी जो होगी उसे प्रेसिडेंट की मिलेगी। तो सैलरी जो उस समय जो होगा वो प्रेसिडेंट की लेगा वो, ना कि उसे वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मिलता है, उसे प्रेसिडेंट की सैलरी मिला करेगी, ना कि वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि अब वो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट है, तो उसकी पावर अब जो है प्रेसिडेंट वाली हो चुकी है। तो इस तरह से जो है वो सारे प्रिविलेजेस और पावर जो है प्रेसिडेंट की ही संभालता है। और जैसे कि जो कि बिल पास होने के बाद जो फाइनल कंसल्टेशन आता है, उस चीज़ में वाइस प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता, वो चीज़ जो है पेंडिंग ही रहती है, जो वो नया प्रेसिडेंट आएगा वही आगे करेगा उसको प्रोसीड।